नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि संसद के शीतकालीन सत्र का आज 14वां दिन है और लोकसभा में आज प्रदूषण पर चर्चा होगी। प्रियंका गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगी और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जवाब देंगे। विपक्ष के सवालों का जवाब देगी सरकार। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लोकसभा में आज प्रदूषण पर चर्चा होगा और ऐसे में प्रियंका गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगी और इसके बाद से पर्यावरण मंत्री जो है भूपेंद्र यादव जवाब देंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि संसद के शीतकालीन सत्र का आज 14वां दिन है और दिल्ली प्रदूषण से बेहाल है और ऐसे में विपक्ष से लेकर सरकार पर जो है वो लगातार हमलावर है और सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं और जिस पर सरकार राजी है। और दिल्ली में एयर पोल्यूशन पर आज लोकसभा में शॉर्ट टर्म डिस्कशन होगा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शाम 5 बजे इस पर जवाब देंगे और यह चर्चा लगभग 4 घंटे तक चलेगी। प्रदूषण के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी। प्रियंका गांधी के बाद बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और तीसरे नंबर पर डीएमके सांसद कनिमोझी बोलेंगी। बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज के अलावा निशिकांत दुबे और संजय जायसवाल चर्चा करेंगे और जानकारी के मुताबिक लोकसभा में आज नियम 193 के तहत प्रदूषण पर चर्चा होगी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस चर्चा की मांग कर रहे हैं और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन के अंदर और बाहर बार बार इस पर जोर दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस चर्चा का जवाब देंगे जो बिना मतदान के होगी, लेकिन इस महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे पर संसदीय ध्यान आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ऐसे में चर्चा की जो शुरुआत है वो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी करेंगी। और ऐसे में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नवीन दुबे जी जुड़ चुके हैं और आज जो है लोकसभा में बेहद ही खास दिन माना जा रहा है क्योंकि प्रदूषण पर आज चर्चा होगी और चर्चा की शुरुआत प्रियंका गांधी करेंगी। किस तरीके से देख रहे हैं नवीन जी? अनीता जी, पॉल्यूशन के मामले में अभी तक सरकारों को यही पता नहीं है कि इसका मेन कारण क्या है। बिल्कुल, ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। नए नए प्रयोग होते हैं और इवन हुआ था अरविंद केजरीवाल के टाइम में। उसके बाद अब एक उन्होंने कहा कि साहब BS6 केवल व्हीकल चलेंगे दिल्ली में, बाकी व्हीकल चलेंगे नहीं। तो क्या ये प्रदूषण केवल वाहनों से हो रहा है या आपने ग्रीनरी को जो काट के रख दिया है उसके बाद ग्रीनरी को जिस तरीके से डेवलप करना चाहिए था वो किया गया कि नहीं किया गया? यमुना को प्रदूषण को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे। यमुना आज भी प्रदूषित है। नमामि गंगे पर कई हजार करोड़ रुपया बर्बाद हो चुका है, आज तक कहाँ गंगा साफ हुई है? तो ये सब क्या है, भारत के अंदर जिस तरीके से राजनीति चल रही है, चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, केवल और केवल बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं। अब आप एक चीज देखिए, MCD ने सारे बॉर्डर दिल्ली के आप लंबे लंबे वहां जाम लगते हैं केवल MCD के टोल वसूली के लिए। बिल्कुल, आप MCD के टोल वसूली करने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं ला पाए कि जिससे जनता को राहत मिले और वहां पे जाम ना लगे, लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं है। हम आज भी उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं टोल वसूली में। तो ये इस तरीके की चीजें आप लागू कंट्रोल कर नहीं पा रहे। अब आपने कह दिया कि साहब जिनके पास PUC का प्रमाण पत्र नहीं हो उनको हम डीजल पेट्रोल नहीं देंगे। तो क्या ये नियम पूरे NCR में लागू हो गया, केवल दिल्ली में होगा? आज की तारीख में 400 के पार AQI जो है पहुंच रहा है। बिल्कुल, इतना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। मतलब तमाम देशों ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि भाई आप इंडिया मत जाइए, दिल्ली मत जाइए। इस तरीके की स्थितियां हो रही है, लेकिन सरकार मौन बैठी हुई है। उसको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, या केवल नेचर के भरोसे, भगवान के भरोसे कि अपने आप मौसम साफ होगा तो ये पॉल्यूशन कम हो जाएगा। इस तरीके से चलने वाला नहीं है। का सॉल्यूशन तो कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकार भी आती रही जाती रही, आने वाले समय पे भी यही होगा, पर ये समाधान नहीं निकल पा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, समाधान तब निकले जब इनको खुद पता ही नहीं है कि पॉल्यूशन का असली कारण पानी क्या का है। छिड़काव कर रहे हैं, गाड़ियां बंद कर रहे हैं, तंदूर बंद कर रहे हैं, तो क्या ये इससे समाधान होगा? जी नहीं, ये केवल टेम्परेरी तरीके से जो मन में जिसके आ जाता है वो करता है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस तरीके के बयान देती हैं वो हास्यास्पद होते हैं, पूरे विश्व में हंसी बनती है हमारे यहाँ की कि इस तरीके के नेता हैं हमारे यहाँ। सबसे बड़ी चीज है आपके पास अच्छे वैज्ञानिक हैं, अच्छे तंत्र हैं, आप सैटेलाइट से दुनिया भर के कंट्रोल कर रहे हैं, चीजें
सामने आ रही हैं, आप ये जरा सा इसका रीजन नहीं पता कर पा रहे हैं कि भाई कारण क्या है। दिल्ली में सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण ये है एनसीआर के अंदर कि आपके जितने भी सीवेज सिस्टम है ध्वस्त पड़े हुए हैं, उनकी कोई मेंटेनेंस है नहीं है, सफाइयां है नहीं है। पानी में बरसात होती है तो जाम लग जाता है, पानी भर जाता है सड़कों के ऊपर। जब आप अपने सिस्टम को क्लीन करना नहीं जानते हैं, मेंटेन करना नहीं जानते, तो जो भी गैसें उनमें से उत्सर्जित हो रही हैं वो तो वातावरण में नहीं है, वही सब पॉल्यूशन के कारण है और कुछ नहीं है विशेष। बिल्कुल, देश की राजधानी का ये हाल है, मतलब बदतर से बदतर हो चुकी है दिल्ली। या बारिश का समय हो या फिर इस समय की हम बात करें, पूरी तरह से गैस चैम्बर बन गई है दिल्ली। सांस लेने में इतनी दिक्कतें हो रही है, बच्चों का बुरा हाल है, जो बुजुर्ग है उनका बुरा हाल है, और अब जो स्वास्थ्य मरीज है उनको भी सांस की जो बीमारी है वो भी लग जाएगी। आप एक चीज देखिए, पॉल्यूशन का ना इनको कारक का पता है कि उसका कारण क्या है, ना उसका सॉल्यूशन का पता है। ये सच्चाई है, स्वीकार करना पड़ेगा। रोज नए नए प्रयोग होते हैं, लेकिन इनको चिंता का बात पे है। इन्हें चर्चा करनी है जी राम जी पे बिल पर करनी है, इन्हें चर्चा करनी है वंदे भारत मातरम पर करनी है। अरे जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जिन मुद्दों का समाधान निकालना चाहिए, आपके पास तमाम सांसद, विधायक और अधिकारी विदेशों के दौरे करके आते हैं। क्या सीख के आते हैं वहां से, क्या देख के आते हैं ये लोग भाई? अरे आप कम से कम अपने देश के अंदर एक पॉल्यूशन, जो देश की राजधानी है उसके अंदर इतना जबरदस्त पॉल्यूशन है, वाहनों का दबाव जरूरत से ज्यादा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप भी मेट्रो के बावजूद आप उतना एडिक्वेट नहीं कर पाए हैं देश के अंदर, जिससे पॉल्यूशन को कंट्रोल आप कर सकें। सिंगल आदमी है वो भी गाड़ी लेके घूम रहा है, अरे भाई कूलिंग सिस्टम लगाइए, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं इन चीजों को, लेकिन कोई सिस्टम जारी नहीं करना है, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं। और नवीन जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बता दें कि आज सदन में चर्चा होगी और ऐसे में चर्चा की शुरुआत जो है वो प्रियंका गांधी करेंगी, और ऐसे में पोल्यूशन को लेकर एक बार फिर से संसद के शीतकालीन सत्र में जोरदार हंगामा देखने को मिलेगा। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि भारत ओमान के बीच आज होगा एफटीए, और पीएम मोदी की मौजूदगी में आज होगा एफटीए। टेक्सटाइल से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में खुलेंगे नए अवसर, और पीएम मोदी ओमान के सुल्तान से करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओमान के सुल्तान से मस्कट में मुलाकात करेंगे, और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी, और इस दौरान भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन भी किए जाएंगे। समझौते में भारत के टेक्सटाइल, फुटवेयर, ऑटोमोबाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और साथ ही कई तरह के सेक्टरों को सीधा फायदा होगा। और समझौते पर बातचीत जो है वो नवंबर 2023 में शुरू हुई थी, और पीएम मोदी बुधवार शाम को ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। दोनों नेताओं ने औपचारिक बातचीत भी की, और रात में सईद ने पीएम मोदी के लिए डिनर भी रखा था। और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई समझौतों पर साइन कर सकते हैं। भारत और ओमान के बीच आज एफटीए पर समझौता हो सकता है। बता दें कि पीएम मोदी और ओमान के सुल्तान से मुलाकात हुई है, और एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ऐसे में आज एफटीए पर चर्चा होगी, समझौते पर साइन होगा, और उसको लेकर अब कहा जा रहा है कि कई तरह के यहाँ पर समझौते में, जैसे कि भारत को टेक्सटाइल, फुटवेयर, ऑटोमोबाइल जैसे कई तरह के समझौतों पर साइन होगा। और इस दौरान भारतीय प्रवासियों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्लोबल अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं, और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ जानकारी है। और बहुत स्वागत है आकाश जी आपका। और ऐसे में ओमान दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो सबसे पहले तो मेरा यही सवाल होगा कि किस तरीके से देखते हैं आप इस दौरे को? देखिए, मैं इस दौरे को बहुत पॉजिटिवली देख रहा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री साहब का आदर पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में उनको सम्मान मिलता है, और प्रधानमंत्री साहब ने बहुत से ऐसे उनके जो है गाइडेंस के अंदर, उनकी सुपरविजन के अंदर इंडिया ने बहुत से ऐसे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी चमकी हुई है। प्रधानमंत्री साहब ने जिस तरीके से, जिस खूबसूरती से हमारी इकोनॉमी को बिल्ड किया है, खासकर पोस्ट कोविड देखा जाए, पोस्ट कोविड ग्लोबल इकोनॉमीज मैं कहूंगा धराशायी है। ग्लोबल इकोनॉमीज की बात करें, अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमीज की बात कर रहा हूं, तो स्लो डाउन का शिकार है। यूएस जैसी इकोनॉमी, जनवरी टू मार्च 2025 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। जर्मनी दुनिया की सबसे बड़ी यूरोपियन इकोनॉमी, दुनिया की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, 2023 और 2024 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। जापान की अभी पिछले क्वार्टर की नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ, जबकि हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ है
8.2%। तो जो इतनी बड़ी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी बढ़िया तरीके से चमक रही है, इसके कारण बहुत से टाइप्स प्रधानमंत्री साहब की गाइडेंस और उनकी सुपरविजन में हो रहे हैं। तो इस तरह के टाइप से, बायलैटरल टाइप से हिंदुस्तान को फायदा मिलता है। अभी देखिए, अभी डेटा आपके सामने, मैं बातें नहीं कर रहा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.me की रिसर्च बताती है अभी हमारा एक्सपोर्ट यूएस को बढ़ा है 21 से 22%, जबकि यूएस ने हमारे अगेंस्ट टैरिफ लगाए हुए हैं। दुनिया को एक्सपोर्ट बढ़ा है हमारा 19% और ओवरऑल एक्सपोर्ट हमारा 38.13 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। हमारा ट्रेड डेफिसिट भी कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री साहब की गाइडेंस में, उनकी सुपरविजन में जो डील्स हम कर रहे हैं, ट्रेड साइन कर रहे हैं, ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, उसका हिंदुस्तान को बहुत फायदा मिलता है। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमारे लिंक्स बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ ग्लोबल मनी हिंदुस्तान में आ रहा है एफडीआई की शेप में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की शेप में। तो प्रधानमंत्री साहब के दौरों को तो ऐसे में एफटीए का जो समझौता है, फायदा मिलता है। आकाश जी, एफटीए का जो समझौता है आज हस्ताक्षर होगा, तो ऐसे में भारत के लिए कितने बड़ा अवसर होगा? अगर मैं युवाओं की बात करूं तो भारत के लिए बहुत अच्छा अवसर होगा, क्योंकि एफटीए होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उससे हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स को तेजी मिलती है, तरक्की मिलती है, हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो युवाओं को रोजगार मिलता है। देखिए, हिंदुस्तान में काफी टैलेंटेड युवा है, बिल्कुल, आप जिन्होंने इंजीनियरिंग एमबीए की हुई है, तो उनको रोजगार चाहिए। प्रधानमंत्री साहब ने इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ के लिए आइडेंटिफाई किया है, जिससे हिंदुस्तान को फॉरेक्स ग्रोथ भी होती है, फॉरेक्स अर्निंग भी होती है, साथ ही साथ युवाओं को अच्छी नौकरियां भी मिलती हैं। तो प्रधानमंत्री साहब की सोच बहुत बढ़िया है। एक तो युवाओं को अच्छी नौकरियां मिल रही हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तीसरा हमारा फॉरेक्स की ग्रोथ हो रही है और ग्लोबल मार्केट्स में हमारा नाम भी हो रहा है। इसीलिए आज देखिए, आज ग्लोबल इकोनॉमी डाउन टर्न में है, आज ग्लोबल इकोनॉमी कहीं ना कहीं स्लो डाउन का शिकार है, तब भी ग्लोबल मनी हिंदुस्तान में दबा के आ रहा है और हिंदुस्तान के एफटीएस लगातार अलग अलग कंट्रीज के साथ होते जा रहे हैं। इससे हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट चलिए ठीक है। आकाश जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि दिल्ली से यूपी तक कोहरा, उत्तर प्रदेश में घना कोहरे का अलर्ट और प्रदूषण की दोहरी मार, 25 ट्रेनें और 35 उड़ानें लेट। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि राजधानी दिल्ली समेत देश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मौसम विज्ञान विभाग ने 18 से 22 दिसंबर के बीच उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने से बहुत घने कोहरे और शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में सुबह के समय विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम हो सकती है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है। तो वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 18 से 23 दिसंबर के बीच बर्फबारी और भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। पंजाब में भी 20 और 21 दिसंबर को हल्की बारिश के आसार हैं और दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए कई नए नियम लागू आज से कर दिए हैं और इसमें सरकारी और निजी अफसर में 50% वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था, यानी कि आधे आधे कर्मचारी घर और ऑफिस के नियम लागू करेंगे। साथ ही बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल नहीं देने का भी फैसला किया गया है। BS6 से पुराने वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। मौसम की मार से करीब 22 ट्रेनें लेट चल रही हैं, तो वहीं 35 उड़ानों में देरी की खबर है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लगातार घने कोहरे की चपेट में उत्तर भारत है और ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली, चंडीगढ़, पटना, प्रयागराज, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की ये तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रदूषण और साथ ही कोहरे की मार लोग झेल रहे हैं। प्रदूषण की दोहरी मार देखने को मिल रही है और जिसके चलते 22 ट्रेनें और 35 उड़ानें जो हैं वो काफ़ी लेट से चल रही हैं। दिल्ली से लेकर यूपी तक कोहरे की मार है। उत्तर भारत में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली, प्रयागराज, पटना, चंडीगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की ये तस्वीरें हैं जो निकलकर सामने आई हैं और ऐसे में लगातार ये हम खबर आपको पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली पूरी तरह से गैस चैम्बर बन चुकी है और ऐसे में उत्तर भारत में घने कोहरे का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, यानी कि जो जनता है प्रदूषण की मार भी झेल रही है और कोहरे की भी सितम झेलने के लिए। ऐसे में बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि दिल्ली से यूपी तक कोहरे का मार देखने को मिल रहा है और ऐसे में उत्तर भारत में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और हमारे साथ राघवेंद्र जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हालात है। अगर मैं यूपी की बात करूं, घने कोहरा है देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट है राघवेंद्र जी?
जब मैं इस समय जो है कोहरे तो पूरी चादर जो है ना ढकी हुई है यहाँ पे, और जो है रात से लेकर के अभी तक लोग लाइट लाइट जला करके वाहन चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं और यहाँ तेज हवाएं चल रही, ठंड का असर पूरी तरह में यहाँ पे जिलाधिकारी ने एडवाइस जारी कर दिया कि जो भी बाहर कोई नहीं सोएगा, जितने बच्चे हैं वो कपड़े पहन के ही बाहर निकले। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या से जो है इसमें ठंड का प्रकोप तेज चल रहा है। हालांकि नगर निगम ने अपनी व्यवस्थाएं अभी नहीं सुचारू रूप से कर दी है, उसके लिए अब तेजी किया जा रहा है। ना तो अभी रैन बसेरे बनाए गए हैं, ना तो अलाव की व्यवस्था की गई। ये कहीं ना कहीं नगर निगम की चूक नजर आती जा रही है। लेकिन जहां दूसरे राम भक्त आ रहे हैं उनका गजब का हुआ है, वो कानून आकर के सरजू में स्नान ध्यान कर रहे हैं। लेकिन ठंड का प्रकोप रामनगरी अयोध्या में बहुत ज्यादा है जी। ऐसे में रैन बसेरे की बात कर रहे हैं तो रैन बसेरे को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी अभी बताते चले कि अभी अभी रामनगरी अयोध्या में नगर निगम ने रैन बसेरे का व्यवस्था में अब जुटा हुआ है, अब करने जा रहा है, अभी तक नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं उसको तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने आदेश कर दिया, बहुत जल्दी जितने रैन बसेरे चाहे नए घाट हो या फिर रेलवे स्टेशन हो या फिर जगह जगह पर रैन बसेरे बनाया जाए, क्योंकि यहाँ रामनगरी अयोध्या में लाखों श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो उनको कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े, उसके लिए व्यापक व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। और जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि अब ठंड का प्रकोप जारी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे व्यवस्थाओं को लेकर के जो यहाँ का आला अधिकारी वो मूड में आ गए हैं, और जिलाधिकारी ने यहाँ पे आदेश किया कि बहुत जल्दी इसका कार्य पूरा हो जाएगा जी। तो सरकार की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है रघुवेंद्र जी? जी आपको बताते चले कि अभी तो बच्चों के लिए कहा गया है, बच्चों पुरस्कारों जितनी चीजें हैं सरकार के लिए एडवाइजरी अब धीरे धीरे करके जारी की गई है। और बताया गया कि घर से बाकी कोई भी राम भक्त बाहर न कोई, उसको लेकर के व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है कि जितने नगर निगम के कर्मचारी हो अगर उनकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जहां जहां उनको रैन बसेरे पहले से बनाए गए वहां पे व्यवस्था की गई है कि जो भी राम भक्त कोई बाहर नहीं सोएगा, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पे व्यापक व्यवस्था की जा रही है। और रही बात रेलवे स्टेशन पे भी जगह जगह पर धीरे धीरे करके व्यवस्था की गई है कि जो भी व्यक्ति पहुंच रहे हैं उनको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, उनको रहने की सुविधाएं यहाँ पे दी गई है जी। ऐसे में अगर मैं स्कूली बच्चों की बात करूं, जो छोटे मासूम बच्चे हैं सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, तो क्या स्कूल की टाइमिंग में कोई बदलाव हुआ है? जी अभी तक तो कोई बदलाव नहीं किए हैं, होता है कल से इनका कोई बदलाव होगा। अगर रही बात छोटे बच्चों को, तो ये शासन ने यही जारी किया है कि उन कपड़े जैसे जो उन्हीं कपड़े से पहना तब भेजा जाए, उनको सुरक्षित भेजा जाए। तो उसको लेकर के यहाँ के जिलाधिकारी ने एडवाइजरी जारी किया है जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। कि दिल्ली से लेकर यूपी तक कोहरे का सितम देखने को मिल रहा है, और ऐसे में उत्तर भारत में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसके साथ ही मौसम की मार्ग से करीब 22 ट्रेनें जो हैं वो लेट से चल रही हैं, और 35 उड़ानों पर भी देरी की खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यहाँ पर लगातार कोहरे की मार देखने को मिल रही है। और दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली पूरी तरह से पोल्यूशन की चपेट में है, और ऐसे में दिल्ली वासियों को डबल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहाँ कोहरे की मार है, तो वहीं पूरी तरह से जो दिल्ली है वो गैस चैम्बर बन गया है, और उसको लेकर 50% वर्क फ्रॉम ऑफिस और घर को लेकर भी, यानी कि कर्मचारी अब ऑफिस में भी काम कर सकेंगे, और कुछ कर्मचारी जो हैं वो ऑफिस से काम करेंगे और कुछ कर्मचारी जो हैं घर से काम करेंगे। और ऐसे में लेकर दिल्ली सरकार ने नियम लागू कर दिए हैं। साथ ही पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल नहीं देने का भी फैसला किया गया है। और गोरखपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं विवेक पाठक, और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है ठंड को लेकर। विवेक पांडे जी जुड़ चुके हैं गोरखपुर से, और जानते हैं क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि कोहरे की मार को लगातार लेकर उत्तर भारत में पूरी तरह से कोहरा देखने को मिल रहा है। विवेक पांडे जी, क्या कुछ अपडेट है अगर कोहरे की मैं बात करूं तो? मैम लगातार देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार ये तीसरा दिन है, और तीसरे दिन में जो कोहरे की जो एक कड़ाके की कोहरे की असर देखी जा रही जगह जगह। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के रूरल क्षेत्रों तक लगातार घना कोहरा छाया हुआ है। लोगों को आने जाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और बात करें कि अभी राजनीति नेताओं की और यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, अभी कहीं भी जो उस तरह की अलाव की कोई पूरी तरह से व्यवस्था नहीं नजर आ रही है। लेकिन अब लोग जैसे ही आज तीसरा दिन जो कोहरे का है, और अभी तक के जो है 10:30 बज रहे हैं, और 10:30 बजे के समय भी जो है पूरा बादल छाया हुआ है और घना कोहरा छाया हो, जिसके वजह से लोग जो है काफी पहले की अपेक्षा ठंड की वजह से काफी जो है सड़कों पर अपने बहुत ही बचाव के साथ निकल रहे हैं। लेकिन
सबसे बड़ा सवाल ये है कि शहर क्षेत्रों में थोड़ा प्रदूषण की वजह से, कोहरे की वजह से तो ठंड का असर दिख रहा, लेकिन सबसे अधिक ठंड का असर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है, और जहां पे अलाव की व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से अभी जो है डगमगाई हुई है, पूरी तरह सुचारू रूप से सही नहीं दिखाई दे रही है। जी विवेक जी, जहां आप खड़े हैं वो तो सूबे के मुखिया का गढ़ है, व्यवस्थाएं तो खास होनी चाहिए वहां पे। बिल्कुल व्यवस्थाएं यहाँ पे खास, जैसे लगातार मुख्यमंत्री जी जो है ठंड को लेकर के जगह जगह रैन बसेरों पे जो है कंबल वितरित करना, लोगों से मिलना, उनकी सारी व्यवस्थाएं देखना, ये लगातार उनका प्रत्येक दौरा जब भी गोरखपुर होता है तो लगातार ये मुख्यमंत्री जी जगह जगह जाते हैं, और ऐसे में संबंधित अधिकारियों को कड़ा निर्देश भी देते हैं कि अगर किसी भी जिम्मेदारों के द्वारा किसी भी तरह की लापरवाही बरती गई तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऐसे कई तहसीलें हैं, और उन तहसीलों के क्षेत्र में मैं जब भी वहां पे गया हूं तो ऐसे में अभी अलाव की व्यवस्था पूरी तरह से कहीं ना कहीं, अभी ये घने का जो तीसरा दिन है तो बहुत कम देखी जा रही है। शहर में व्यवस्था चारों तरफ से चकाचौंध दिखाई दे रहा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जिम्मेदारों के द्वारा ये भारी लापरवाही है। गोरखपुर के कई तहजरवा तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत घटना की स्थिति, वो पलीते लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं विवेक जी। बिल्कुल जी जी, अभी कुछ अधिकारी ऐसे हैं, तहसील स्तर के अधिकारी हैं जो अभी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बात करें कि अभी ये तीसरा दिन है प्राइवेट स्कूलों की, अभी वहां से भी किसी भी प्रकार की बच्चों के जो स्कूल टाइम में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो ये कई लापरवाहियां हैं। प्राइवेट स्कूल में अभी भी बच्चे इसी ठंड में घर से निकल करके पढ़ने जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो है ये जो ठंड है ये पूरी तरह से इस समय जो है बारिश का भी जो है मौसम लग रहा है, क्योंकि बादल भी लगातार बने, कहीं से भी धूप नहीं निकला है, सूर्य का कहीं भी अभी दूर तक नामो निशान नहीं है। जी चलिए विवेक जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि दिल्ली से लेकर यूपी तक कोहरे का मार देखने को मिल रहा है, और ऐसे में मौसम की मार से करीब 22 ट्रेनें जो है वो काफ़ी लेट चल रही हैं, और वहीं 35 उड़ानों में देरी की खबर सामने आ रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।